हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आज 23 सितंबर है। 23 सितंबर के जो करंट अफेयर डिस्कशन है उसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर हमारा पर्पस क्या रहता है कि देखिए, जो भी न्यूज इवेंट चर्चा में रहते हैं, हिंदू हो, एक्सप्रेस हो, पीआईबी हो, एनडीटीवी हो, डीडी न्यूज हो, कहीं भी हो, और अगर यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसे हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कशन करते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कशन करने का मतलब यही है कि एक तो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो प्रैक्टिस हो रही है, दूसरे करंट का सारा स्टैटिक नॉलेज मिल रहा है, कुछ उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक कोर्स टॉपिक है उसे भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, और ये सब 10 से 12 मिनट में हो रहा है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 1 घंटे करंट अफेयर देख के अपना वेस्ट ना करें, है ना। 10 मिनट में करंट अफेयर प्रिपेयर करें और पूरा टाइम स्टैटिक को दें। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की। पहले एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहा है प्रोजेक्ट विजयक के बारे में। प्रोजेक्ट विजयक लॉन्च किया गया था बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है। अब 2010 में ये रिस्पॉन्सिबल फॉर की कम्युनिकेशन लाइंस इन द वेस्टर्न इंडस कॉरिडोर इंक्लूडिंग जोजिला कारगिल ले एक्सेस। तो ये विजयक कॉरिडोर है ना। प्रोजेक्ट विजयक है, इसे 2010 में शुरू किया गया था। पश्चिम सिंधु कॉरिडोर जोजिला कारगिल ले मुख्य संचार लाइनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, प्रोजेक्ट विजयक inherited its operational area from प्रोजेक्ट दंतक एंड प्ले नो रोल इन सिविलियन डेवलपमेंट। तो सिविलियन डेवलपमेंट में कोई अपनी भूमिका नहीं दर्शाता है। इसके बारे में यहाँ आपसे बोला जा रहा है क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको पता हो तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो तो सबसे पहले तो जानना क्या जरूरी है। सबसे पहले जानना जरूरी है आखिर प्रोजेक्ट विजयक है क्या। तो प्रोजेक्ट बीआरओ ने बीआरओ बेल्ट एंड बीआरओ बोला बॉर्डर एंड रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ, ठीक है ना, उसने क्या किया कि जो कारगिल विजय का लद्दाख में अपना 15वां दिवस मनाया। ठीक है। तो ये किसका प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट किसका है, बीआरओ का है। और इसने अपना जो 15वां स्थापना दिवस मनाया लद्दाख में। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट विजयक को, तो इसे सब शुरू किया गया था 2010 में। 2010 में शुरू किया गया किसको, प्रोजेक्ट विजयक को। इसका पर्पस क्या था, इसका नाम बेसिकली ऑपरेशन विजय से लिया गया था जो कारगिल में कब्जा करने के लिए था। ठीक है ना। इसका पर्पस ये था कि कारगिल और जो जास्कर एरिया है वहां पर रोड कनेक्टिविटी प्रदान किया जाए, है ना। और ये सब जो प्रोजेक्ट हिमांग के अंतर्गत आते थे, प्रोजेक्ट हिमांग के अंतर्गत। ठीक है। तो यहाँ पे पर्पज क्या है, कारगिल और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। तो आप देखिए जोजिला कारगिल लेह में कनेक्टिविटी देना, ये यहाँ पे इसका पर्पज था। ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखोगे तो जो वेस्टर्न सिंधु गलियारा है, ठीक है, वहां पे 2 स्ट्रेटेजिक लाइनें यहाँ पे दी गई थी। एक तो जोजिला कारगिल लेह एक ये पॉइंट दिया गया था। दूसरा दिया गया था पॉइंट कौन सा, दूसरा पॉइंट दिया गया था निम्मू निम्मू पदम दारचा। तो ये दो अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक लाइंस यहाँ पे दी गई थी इस प्रोजेक्ट विजयक को। ठीक है, ये बात को यहाँ पे याद रखनी है। ठीक। अगर हम बात करें बीआरओ के बारे में, तो बीआरओ को पता है कि जो बॉर्डर में रोड वगैरह डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट करती है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बीआरओ का, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है। ये ऑपरेशन विजय कारगिल संबंधित है, ये भी आपको पता है। दूसरा जो ऑप्शन है ना कि प्रोजेक्ट विजय इनहेरिटेड ऑपरेशन एरिया फ्रॉम प्रोजेक्ट दंतक एंड प्ले नो रोल इन सिविलियन डेवलपमेंट। तो देखिए ये बात यहाँ पे गलत है, सिविलियन यूज के लिए भी यहाँ पे है और इसके लिए भी दिशा में इसने काम किया है। तो दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। सही आंसर क्या हो जाता है, 1D1। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ, बगराम एयरबेस के बारे में। अगर आपने सुना हो कि जो तालिबान सरकार जब से आई है तो तब से कब से आई, जब से यूएस ट्रूप वहां से भाग गए। तो यूएस ट्रूप जहाँ पे रह रहे थे तो उनका एक बहुत बड़ा एयर बेस हुआ करता था वहां पे अफगानिस्तान के पास। बेसिकली उसे बनाया था यूएसएसआर ने, सोवियत रूस ने बनाया था, लेकिन बाद में जब यूएस इन्वेड किया तो यूएस का कब्जा था और काबुल के पास सोवियत ये जो क्या था कि एयरबेस था। इस एयरबेस की लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट थी कि अगर आपने जैसे सपोज करिए पाकिस्तान का मैप मैं यहाँ पे बनाती हूँ, पाकिस्तान का मैप है, ठीक है, ये अफगानिस्तान का मैप है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हुआ करता, इससे ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों जगह पे आसानी से चीजें एक्टिवली की जा सकती थी। ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है। अब इसे बनाया किस गया था, सोवियत रूस के द्वारा बनाया गया था। सोवियत रूस पर आपको पता है कि पहले सोवियत रूस ने इन्वेड किया था 1980s के टाइम पर। फिर वो भी यहाँ पे तालिबान, फिर भी सॉरी तालिबान बोला, फिर वो भी यहाँ पे खत्म नहीं कर पाए थे, वो भी यहाँ एक्टिविटीज चल रही थी। बाद में यूएस ने तालिबान को खड़ा किया, सोवियत रूस को भगाने में यूएस का बड़ा योगदान था तालिबान के माध्यम से। फिर बाद में तालिबान का कहते हैं कि फिर बाद में तालिबान कब्जा हो गया जब यूएस भागा। तो यहाँ पे एक एयरबेस था जो चर्चा में था। यहाँ पे मामला क्या है, मामला ये है कि जो बगराम एयरबेस है नॉर्थ ऑफ
काबुल है वाज बिल्ट बाय द सोवियत रूस लेटर बिकम अमेरिका लार्जेस्ट बेस इन अफगानिस्तान। ये बात मैंने यहाँ पे चर्चा कर ही थी, बगराम एयरबेस तो ये है कहाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अफगानिस्तान में। द बेस्ट फीचर लॉन्ग रनवे हार्डन शेल्टर वाज वैकेटेड बाय यूएस ट्रूप इन जुलाई 2021। तो जुलाई 2021 में यूएस ट्रूप के द्वारा, जब यूएस ट्रूप यहाँ से भाग गए थे उसके बाद ये खाली हो गया था, तो बाद में तालिबान इस पर कब्जा कर ले। सही बात है यहाँ पे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है, किस देश में स्थित है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट था। अगला एमसीक्यू बनेगा, मोजाम्बिक इज सदर्न अफ्रीकन कंट्री with a long Indian Ocean coastline and share border with the Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, एस्वातिनी एंड साउथ अफ्रीका। तो जो मोजाम्बिक अफ्रीका है, दक्षिण भाग है, ठीक है, जिसकी तटीय रेखा हिंद महासागर से लगती है। तंजानिया, मलावी, जाम्बी, एस्वातिनी, दक्षिण अफ्रीका सीमाएं साझा करता है। मोजाम्बिक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, दूसरा, द कैपिटल ऑफ मोजाम्बिक मापुतो एंड पोर्तुगीज इज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पुर्तगीज जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसकी कैपिटल कौन सी, मापुतो। अब इन दोनों के बारे में आपको करेक्ट बतानी है। तो अगर आपने अफ्रीका का मैप देख रखा है, अफ्रीका का मैप देख रखा, तो नीचे अफ्रीका कुछ इस तरह से है, इस तरह से है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपने देखा होगा मेडागास्कर है, कौन सा है, मेडागास्कर है। आप मैप देखेंगे, अगर आपके दीवार मैप लगा हो तो आप देख सकते हैं मेडागास्कर यहाँ पे है। फिर यहाँ पे आपको एक कंट्री मिलेगा, यहाँ पे एक कंट्री मिलेगा जिसको बोला जाता है मोजाम्बिक। क्या बोला जाता है, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक बोला जाता है। अब इसके नॉर्थ में कौन सी है, मलावी है, मलावी देश है। यहाँ पे कौन सा है, जाम्बिया है, जाम्बिया है देश यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा, जिम्बाब्वे है। ठीक है, और एस्वातिनी यहाँ पे छोटा सा देश है, एस्वातिनी, एस्वातिनी। ठीक है, तो ये क्या है, चर्चा में था। तो ये लोकेशन आपको यहाँ मैंने बना के इसलिए दिखा, बनाने से क्या याद हो जाता है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, दूसरा यहाँ पे मलावी है, जाम्बिया है, एस्वातिनी है और जिम्बाब्वे है। ठीक है, ये कंट्रीज है। साउथ अफ्रीका का भी बॉर्डर यहाँ पे लगता है, इसका साउथ अफ्रीका का भी बॉर्डर लगता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके यहाँ पे सही है। कैपिटल इसकी मापुतो, पुर्तगीज का भी राज हुआ करता था यहाँ पे, जिस वजह से ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे आपको पुर्तगीज देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर was first established in कोलकाता बिफोर शिफ्टिंग न्यू दिल्ली। तो ये जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, पहले कोलकाता में था, बाद में नई दिल्ली आ गया। दूसरा, इट एक्ट नोडल एजेंसी ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड। तो पब्लिक रिकॉर्ड का ये नोडल एजेंसी की तरह काम करता है और रक्षा मंत्रालय के गुप्त दस्तावेजों को भी सुरक्षित रखता है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में आपको बताना है कि देखिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें तो अभी क्या हुआ है कि जो NAI जिसे कहा जा रहा है, NAI से कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, NAI, उसके द्वारा भी क्या हुआ, 50th एनिवर्सरी मनाई गई, जिस वजह से चर्चा में था। अब अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर इतिहास में जाए ना, तो इतिहास में इसको जब स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था, 11 मार्च 1891 को स्थापित किया गया था। अंग्रेजों ने इसको स्थापित किया था, इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था कोलकाता। 1911 में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है न्यू दिल्ली। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि जो कैपिटल का ट्रांसफर होता है, आपको पता होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब कोलकाता से नई दिल्ली राजधानी स्थानांतरण होता है, ठीक है, इस वजह से फिर बाद में इसका भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में 2 बार इसमें अमेंडमेंट होता है, 1993 में, ठीक है, 1997 में ये अमेंडमेंट होता है। अब ये क्या काम क्या करता है कि जो NAI या भारत सरकार, उसके जो भी संगठन है, उनके जो भी अभिलेख हैं या डॉक्यूमेंट्स है, उसका रख रखाव करता है, संरक्षण करता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि गोपनीय दस्तावेज प्राप्त नहीं करता, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है। यहाँ पे ये बोला जा रहा था यहाँ पे कि ये गुप्त दस्तावेजों को भी संरक्षित करता है, इसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो जो गुप्त दस्तावेज है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जैसे कहा जाए, तो उनको नहीं करता है, नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट है उनको सबको करता है। अब इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी है, हेडक्वार्टर, रीजनल हेडक्वार्टर से भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, जयपुर और पुदुचेरी में भी है। तो PIB में ये न्यूज थी, हमने यहाँ पे चर्चा की। आगे बढ़ेंगे अगले MCQ की तरफ। अगला MCQ यहाँ पे किसके बारे में है, अगला MCQ यहाँ पे है चिनाब नदी के बारे में। जी हाँ, चिनाब नदी के बारे में हालांकि हमने कई बार देखा है, लेकिन फिर भी ठीक है, आया है, देख लेते हैं। चिनाब रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ द चंद्रा एंड भागा रिवर। तो चंद्रा भागा के रूप में चिनाब नदी निकलती है और यह सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। अब दूसरा स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगी, भाई सिंधु की सहायक नदी है, पर आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि चंद्रभागा सहायक के रूप में, तो ये निकलती है, सीधी सी बात है।
अब चंद्रभागा जो सहायक रूप में निकलती है, कहाँ से निकलती है? लाहौल और स्पीति से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लाहौल और स्पीति से निकलती है। पेन ले लेता हूँ, ठीक है। कहाँ से? लाहौल स्पीति से निकलती है चंद्रा और भागा के रूप में। फिर क्या करती है? ये चिनाब का रूप धारण करती है, चंद्रभागा इसे नाम से स्टार्टिंग में बोला जाता है। फिर जम्मू कश्मीर यूटी के में बहते हुए हिमाचल प्रदेश में होकर बहती है, और झेलम नदी से मिलने के बाद चिनाब सतलज नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो झेलम जब पहले मिलती है, जैसे सिंधु में अगर आप देखें झेलम मिलती है, झेलम फिर चिनाब मिलती है। अगर ये सिंधु है, अगर आपने भारत का मैप देख रखा है, अगर सपोज करो ये सिंधु जा रही है ना, फिर ये झेलम मिल रही है, फिर चिनाव मिल रही है, ठीक है। तो चिनाव बाद में मिलती है। अब चिनाव की भी कुछ ट्रिब्यूटरी है, अगर आप बात करो तो चिनाव की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सपोज करो चिनाव जा रही है, उसकी लेफ्ट बैंक से कौन कौन से ट्रिब्यूटरी आएंगी? नीरू आएगी, नीरू ट्रिब्यूटरी चिनाव की ट्रिब्यूटरी। फिर तवी, तभी अभी तभी में बाढ़ आई थी जम्मू कश्मीर में, आपने देखा होगा, तभी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है। और कौन सी ट्रिब्यूटरी इसकी? नीरू हमने देख लिया यहाँ पे। लिद्दीरी, लिद्दीरी भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो तभी नीरू लिद्दीरी इसकी ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ बैंक से। साउथ बैंक से अगर आप देखो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, साउथ बैंक से आपको मिलेगी कौन सी? भूतनला, भूतनला इसको ट्रिब्यूटरी मिलेगी। कलनई आपको ट्रिब्यूटरी मिलेगी, कलनई, कलनई मारुसूदर, कलनई मारुसूदर, ये भी ट्रिब्यूटरी आपको राइट बैंक से मिलेगी। ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब देखिए चिनाव में दो इंपॉर्टेंट बांध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो सलाल बांध है, बहुत ज्यादा चर्चा में था अभी, है ना, और रॉकफिल बांध जिसे बोला जाता है। तीन बांध है बेसिकली, और तीसरा है आलाल बांध, और तीसरा बांध है मियार नल्ला बांध, मियार नल्ला बांध। तो तीन बांध है यहाँ पे जो चर्चा में रहते हैं। अब सिंधु जल समझौते की शर्तों के अनुसार चिनाव का जो पानी है भारत पाकिस्तान के द्वारा साझा किया जाता है। तो सिंधु झेलम चिनाव का पानी, सिंधु जल जब जब समझौता हुआ था 1960 में, वहां पे बात है सिंधु झेलम चिनाव का पानी पाकिस्तान को ज्यादातर दिया जाएगा। भारत तो कर सकते लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा दिया जाएगा। और वहीं जो रावी ब्यास सतलज है उस पर क्या है, कंप्लीटली भारत का अधिकार रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी कौन सी सहायक नदी है इसकी, तो मरुसूदर जो चिनाव की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो मरुसूदर नदी, मरुसूदर इंपॉर्टेंट है। चिनाव की सबसे बड़ी नहाय सहायक, क्योंकि पंजाब में बाढ़ आई थी, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी, और ये सिंधु जल समझौता भी चर्चा में था। तो ये बांध और ये नदी मरुसूदर ट्रिब्यूटरीज के सहायक हो सकती हैं, मतलब कि पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात, अकॉर्डिंग टू इंडस ट्रीटी चिनाव वाटर एक्सक्लूसिवली एलोकेटेड यूज बाई इंडिया। तो एक्सक्लूसिवली तो राइट नहीं था यहाँ पे, सीधी सी बात है। मैंने आपको बताया कि सिंधु झेलम चिनाव 1960 का जो समझौता था उसमें सिंधु झेलम चिनाव का पानी ज्यादातर पाकिस्तान को यूज करना था, और रावी ब्यास सतलज का पानी भारत को यूज करना था, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ओनली वन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पे इशारा क्या कर रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाल्टिक सी के बारे में। Baltic Sea is a semi-enclosed inland sea, the Atlantic, connected to the North Sea by the Kataga and Skagerrak Strait। तो कटेगाट और स्कैगरेट स्टेट की वजह से यहाँ पे क्या, बाल्टिक से अटलांटिक से जुड़ा हुआ है। अब क्या है मामला? मामला ये है कि अभी रसिया ने क्या किया, अपना एस्टोनिया भेज दिया। जर्मनी की वायुसेना ने हाल में क्या किया अभी इससे पहले कि बाल्टिक सी के ऊपर जो न्यूट्रल हवाई बेस है उसमें प्रवेश कर रूसी जो हवाई अड्डे थे उसको पता लगाने के लिए गए हुए थे। तो रूसी एक विमान आया है IL-20M इस रीजन में, इस वजह से क्या हलचल यहाँ पे मची हुई है। तो अगर आपने यहाँ पे ये मैं बना दे रहा हूँ, किसका मैप बना रहा हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो ये जो कंट्रीज है ना, ये है ये कौन सा सी है? बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी। अब बाल्टिक सी में यहाँ पे आपको कौन सा देश मिलेगा? यहाँ पे एक तो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा? डेनमार्क मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा स्वीडन मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा? एस्टोनिया मिलेगा, लताविया मिलेगा और लिथुआनिया मिलेगा, और यहाँ पे बाल्टिक से मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है किसको? एस्टोनिया को, लताविया को, लिथुआनिया को, और यहाँ पे इसे बाल्टिक सी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो संधि की बात हो रही है, जल संधि, यहाँ पर दोनों है, ठीक है। और यहाँ पर फिनलैंड है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर थोड़ी सी हलचल अभी देखने को मिल रही है कि हो सकता है क्या कुछ ना कुछ आगे चल के एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। आगे देखें तो यहाँ से अटलांटिक से जुड़ता है फिर इधर, इस वजह से चर्चा में था। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि नेवा रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ड्रेनिंग इनटू द बाल्टिक एंड गोटलैंड इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड बिलोंग टू द डेनमार्क। तो नेवा नदी बाल्टिक गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, और गोटलैंड इसका सबसे बड़ा आइलैंड है। ये आपको यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो बात हो रही है जिस रिवर के बारे में, तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 50 से 60 नदियां यहाँ पे बाल्टिक सी में गिरती हैं। उसमें जो नेवा रिवर है सबसे बड़ी नदी है जो बाल्टिक में गिर रही है, और आइलैंड भी 20 से ज्यादा यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन स्वीडन के जो तट पर गोटलैंड है
है ना, जिसे बात हो रही है स्वीडन के तट पर स्थित गोटलैंड बाल्टिक सी का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये किसका है, डेनमार्क का नहीं, किसका है, स्वीडन का है। तो यहाँ पे आपने देखा दूसरे वाले पार्ट में यहाँ पे फंस जाओगे आप, तो डेनमार्क का नहीं बल्कि स्वीडन का पार्ट है। इस वजह से अगर आप देखोगे यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एल्गी बूम हुआ था जिस वजह से भी कुछ टाइम पहले चर्चा में था, इन्वायरमेंट के रिलेटेड भी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें जो बाल्टिक सी है, लगभग इसका जो एरिया 8,000 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना। मतलब इसका जो तट अगर आप देखो, तट रेखा वगैरह जो स्वीडन है, पोलैंड है, लिथुआनिया, लताविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, जर्मनी, डेनमार्क और रूस, इस तरह से बहुत सारे देश यहाँ पे साझा करते हैं। तो आपको यहाँ पे मैप भी देखना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे बढ़े अगले एमसीक्यू की तरफ। अगला एमसीक्यू यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या बोला है यहाँ पे, द इंद्रायणी is tributary of Bhima river and originated near Lonavala in the western Ghats। तो इंद्रायणी नदी भीमा नदी की सहायक नदी और पश्चिमी घाट के लोनावाला से निकलती है। अब आपको यहाँ पे बताना है मामला क्या था। देखिए मामला ये था कि राज्य स्तरीय जो टेक्निकल कमेटी है ना, उसने जल प्रदूषण को रोकने के लिए इंद्रायणी नदी के किनारे दो सीवरेज जो कहते हैं ना कि उसको रिसाइकल सेंटर को रिसाइकल को मंजूरी यहाँ पे दी है। इट फ्लोज थ्रू द टाउन ऑफ अलंदी एंड देहू, बहुत नोटेबल पिलग्रिम साइट इन महाराष्ट्र। जो देहू और अलंदी कस्बों से होकर बहती है, जो महाराष्ट्र में क्या महाराष्ट्र के तट पर स्थित है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, क्या बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही है। इंद्रायणी नदी के बारे में अगर बात की तो महाराष्ट्र की सहायक नदी है, लेकिन इसकी बहुत छोटी नदी है। इसकी टोटल लेंथ अगर आप देखो तो 105 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, 105 किलो। लेकिन ये वर्षा पाराधारित नदी है, अर्थात जो मतलब कि अगर आप देखो तो पानी बरसता तभी इसमें ज्यादा पानी रहता है, अदरवाइज बहुत कम पानी इसमें देखा जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो किसकी सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदी है। अब कृष्णा की सहायक नदी है तो कृष्णा का नाम आ गया, तो थोड़ा सा कृष्णा के बारे में भी जान लीजिए कि आखिर क्या है कृष्णा का मामला। तो कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, कृष्णा नदी के बारे में अगर आप देखो तो कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1290 किलोमीटर है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जो कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और कहाँ पे जाती है, अरब सागर के पास जाके, सॉरी अरब सागर बोला, तो ये किधर बहती है, ईस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जाहिर सी बात है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या, तो लगभग अगर आप देखो 3 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास क्या है एरिया को सिंचाई करती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की, जैसे कृष्णा की सहायक नदियां कौन सी, घाट प्रभा, माल प्रभा, माल प्रभा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा सहायक नदी है इसकी, और मूसी जो हैदराबाद जिसके किनारे बसा है। तो ये जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां किसी कृष्णा की, और कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, इंद्रावती, इंद्रायणी, सॉरी इंद्रायणी इसकी सहायक नदियां हैं, बहुत छोटी 105 किलोमीटर के आसपास। इसकी हमने ऑलरेडी चर्चा यहाँ पे कर ली है। अब इसके किनारे जो देहू जो स्थल है किससे स्थित, संत तुकाराम से इसका मतलब कि संत जो तुकाराम थे महाराष्ट्र के लोकप्रिय संत थे, उनसे ये जुड़ा हुआ है। वहीं अलंदी की बात करें तो संत ज्ञानेश्वर से संबंधित है। तो अलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर से, वहीं देहू जो स्थल है संत तुकाराम से संबंधित है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या हो, सही आंसर हो जाएगा, दोनों सही आंसर हो जाएंगे इसका। बहुत यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्लीन प्लांट प्रोग्राम नेशनल जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा लागू किया जाता है, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले वायरस मुक्त पौधे सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि जो केंद्रीय मंत्रालय है ना, वो अभी इसको तेजी से लागू कर रहा है, ठीक है। और इसको मदद किससे मिले, एडीबी से मिले, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिले। ये इसको 1966 में जिसको स्टैब्लिश किया गया था, 69 मेंबर हैं और मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। यहाँ से इसको मिल रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इट मेन पर्पस टू बूस्ट केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज इन मेजर फ्रूट क्रॉप्स। तो जो फ्रूट क्रॉप्स हैं, फल हैं, उनमें क्या करना है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना है, यहाँ पे इसका पर्पज है। देखिए अब किसानों को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका पर्पज क्या है कि जो भी रोग उनके निकल के सामने आ रहे हैं, उन रोगों से निपटान करना इसका यहाँ पे पर्पज है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर इसको बढ़ावा देने इसका यहाँ पे पर्पज नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना। इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है, तो आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इसका कार्यान्वयन कर रहे हैं। अब इसके कंपोनेंट्स इस कार्यक्रम के कंपोनेंट क्या है कि 9 के आसपास अगर आप देखोगे तो क्लीन प्लांट सेंटर स्टैब्लिश करना इसका पर्पज, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना और रेगुलेशन देना यहाँ पे इसका पर्पज है, ठीक है। तो पीआईबी न्यूज थी, हमने यहाँ पर देख ली। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, थैंक यू।